Hello friends, my name is Muktadheer and in today's video we are going to learn a very interesting topic of climatology, which is structure of atmosphere. This is the basic topic to start with the climatology. आपको यहाँ से ही concept build होना शुरू होते हैं, right? तो that's why I have taken up this topic. देखो क्या होता है, some of you may find this topic is quite easy, some of you may find it difficult to remember. बट यू ऑल विल एग्री कि कई बार एग्जाम्स जैसे कि यूपीएससी लेवल के जो एग्जाम्स हैं या नेट जीआरएफ टाइप ऑफ एग्जाम्स हैं, स्टेट पीएससीज हैं, यू मे फाइंड कि फिजिकल ज्योग्राफी में से जो क्वेश्चंस आते हैं दे आर क्वाइट डिफिकल्ट टू अटेम्प्ट. व्हाई इट हैपेंस, ऐसा क्यों होता है? इट इज बिकॉज दीज क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट्स. ये कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस्ड होते हैं. तो अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक की बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट्स नहीं किए हुए हैं, आपने अच्छी तरीके से नहीं किए हैं एंड जस्ट मियर रटाफिकेशन किया है, सो देयर इज अ हाई चांसेस कि आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है. सो माय पर्पस टू मेक दिस वीडियो इज टू प्रोवाइड यू अ कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी अबाउट दिस टॉपिक. आपको थोड़ा सा इन डेप्थ इस टॉपिक के बारे में एनालिसिस करवाया जाए, राइट? सो विद दिस इंटेंशन आई एम ट्राइंग टू मेक दिस वीडियो. ये जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है. यूपीएससी, जैसा कि मैंने बताया, यूपीएससी टाइप ऑफ एग्जाम्स के लिए, नेट जीआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स, स्टेट पीएससी या फिर और भी कोई एग्जाम जहाँ पे एटमॉस्फेयर का ये जो टॉपिक है या फिर फिजिकल ज्योग्राफी जो टॉपिक है, दैट इज अ पार्ट ऑफ सिलेबस, राइट? So without wasting time, let's start with the topic. So for next half an hour, stay tuned with me with the utmost concentration because we are going to learn something new in this topic. ठीक है? And I'm very sure after watching this video will add actually something extra into your existing knowledge about this topic. तो start करते हैं atmosphere से. देखो, atmosphere, as we all know, aware that atmosphere is an envelope of gases surrounding the earth which is held by gravity. We all know that atmosphere is composed of various gases का बना हुआ है, water vapor, aerosols, dust particles, right? तो इन सब से मिलकर के बना हुआ है atmosphere, जो atmospheric mass है. अगर हम एटमॉस्फेरिक मास की बात करें, सो एटमॉस्फेरिक मास जो एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं, 99% ऑफ एटमॉस्फेरिक मास जो है विच इज कन्फाइंड अप टू 32 किलोमीटर ऑफ हाइट. ठीक है, 99% एटमॉस्फेरिक जो मास है, गैसेस वगैरह है, वो सब 32 किलोमीटर तक ही कन्फाइन करती हैं एटमॉस्फेयर के अंदर. गैसेस, अब कौन कौन सी गैस, विच इज द मोस्ट अबंडेंट गैस इन एटमॉस्फेयर, दिस एवरीबडी नोज, ये सबको पता है ना. कौन सी गैस है? वेरी वेल सेड, नाइट्रोजन. क्या प्रपोर्शन है? वेरी वेल सेड, 78%, ये भी पता है. सेकेंड हाईएस्ट गैस, दिस ऑल्सो यू नो, ऑक्सीजन, 21%, है ना. इसके बाद में ही कहानी शुरू होती है, यानी कि एग्जामिनर को भी पता है कि आपको इन दो गैसेस के बारे में तो पक्का पता होगा, इसके बाद में देयर इज अ हाई चांसेस कि नई चीजें पता होती हैं. सो इस वजह से, और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम के अंदर आ चुका है, यूपीएससी में तो पूछा हुआ है, क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस पूछा जाता है. आपको 4-5 गैसेस दे दी जाएंगी एंड देन यू नीड टू अरेंज देम इन देयर डिसेंडिंग ऑर्डर. तो ध्यान रखना, सबसे हाईएस्ट प्रपोर्शन में कौन सी है? नाइट्रोजन. देन कम्स योर, उसके बाद में आती है ऑक्सीजन. देन कम्स आर्गन. थर्ड हाईएस्ट कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, आर्गन है. कितना प्रपोर्शन है? 0.9%. और अगर तो फोर्थ नंबर पे आती है ऑक्सीजन विच इज 0.03%. मैं एक बार ना यहाँ पे सीक्वेंस लिख देती हूँ तो जिससे कि आप नोट कर लीजिएगा और एग्जाम में जाने से पहले एक बार इसे रिवाइज कर लीजिएगा. नाइट्रोजन सबसे हाईएस्ट है, 78%. देन ऑक्सीजन विच इज 21%. अगर ऑक्सीजन का प्रिसाइज अमाउंट देखा जाए तो 20.9% है, बट 21% इज ओके, लिखने में कोई दिक्कत नहीं है. देन कम आर्गन. आर्गन जो है 0.9%. देन कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%. उसके बाद में आती है नियॉन, देन हीलियम, फिर उसके बाद में आती है आपकी फिर आती है आपकी मीथेन, देन कम क्रिप्टॉन, फिर उसके बाद में आ जाएगी हाइड्रोजन, देन ज़ेनॉन. फिर उसके बाद में आ जाती है आपकी ऑक्सीजन. ठीक है,
ये जो गैसेस हैं इनका आपको परसेंटेज याद करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये ट्रेस अमाउंट में पाई जाती हैं, बहुत ही कम अमाउंट के अंदर, ठीक है। सो यू डोंट नीड टू रिमेंबर द परसेंटेज ऑफ दीज गैसेस, बट आपको सीक्वेंस याद होना चाहिए। क्या हुआ, नियॉन, हीलियन, और फिर यहाँ तक कार्बन डाइऑक्साइड तक क्लियर हो गया, फिर नियॉन, फिर हीलियन, फिर उसके बाद में मीथेन, देन कम क्रिप्टॉन, फिर उसके बाद में हाइड्रोजन, उसके बाद में जेनॉन, एंड देन कम आपका ओजोन, ठीक है। तो ये थोड़ा सा सीक्वेंस ध्यान रख लीजिएगा। गैसेस में वैसे वाटर वेपर एंड एरोसोल भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गैसेस में मैं बहुत इन डेप्थ में अभी नहीं जा रही हूँ, बिकॉज वो हम फिर कभी और डिस्कस करेंगे। लेट्स नॉट डेविएट फिर विद आवर टुडेज टॉपिक विच इज स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर करने के लिए मैं एक बार से रब कर रही हूँ, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर देखते हैं। देखो, ये देखो क्या है, ये मैंने इस तरीके से, forget about this at this point of a time, ये नीचे ग्राउंड सरफेस है और उसके ऊपर हम यहाँ पे एटमॉस्फेयर की लेयर्स देखेंगे, ठीक है। जैसे ये ग्राउंड सरफेस है और इसके ऊपर एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर की सबसे लोअर मोस्ट लेयर कौन सी हुई, सबसे लोअर मोस्ट लेयर है ट्रोपोपॉज, जो कि अगर हम ग्राउंड सरफेस से देखें तो फर्स्ट लेयर है ना। ग्राउंड सरफेस से ये यहाँ पे पहली कौन सी लेयर है, ट्रोपोस्फेयर, जबकि एटमॉस्फेयर की ये लोअर मोस्ट लेयर है। क्लियर है यहाँ तक। तो देखो, ट्रोपोस्फेयर, दिस इज आवर फर्स्ट troposphere. Troposphere is the first layer of atmosphere. Troposphere जो है, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ट्रोपोस्फेयर जो है वो भी काफ़ी मतलब कि लेयर्स से मिलकर के बनी हुई है। ट्रोपोस्फेयर के अंदर भी अगर हम देखें, फर्स्ट लेयर अगर देखें, इनिशियल लोअर लेयर ऑफ ट्रोपोस्फेयर देखें, विच एक्सटेंड्स अप टू 1 to 3 किलोमीटर्स तक, जो ग्राउंड सरफेस से एक्सटेंड करती है, दैट इज नोन एज फ्रिक्शन लेयर। फ्रिक्शन लेयर बिकॉज जो सरफेस टोपोग्राफी है दैट कॉज ग्रेट फ्रिक्शन टू द विंड वेलोसिटी, और जो उसकी डायरेक्शन है उसको लेकर के, तो इस वजह से जो इनिशियल लेयर है, जो मतलब ट्रोपोस्फेयर की जो लोअर लेयर है, लोअर ट्रोपोस्फेयर, दैट इज नोन एज फ्रिक्शन लेयर। उसके बाद में आती है अपर ट्रोपोस्फेयर। अपर ट्रोपोस्फेयर जो है वहां पे फ्रिक्शन ऑलमोस्ट गेट नेग्लिजिबल, फ्रिक्शन का इतना इन्फ्लुएंस नहीं होता, फ्रिक्शन का इतना रोल नहीं होता, इट ऑलमोस्ट गेट नेग्लिजिबल। बट यहाँ पे सेकेंडरी सर्कुलेशन काफी इन्फ्लुएंस होता है, सेकेंडरी सर्कुलेशन काफी प्रोमिनेंट होते हैं। सेकेंडरी सर्कुलेशन जैसे कि साइक्लोनिक स्टॉर्म्स वगैरह हो गए, वो सब चीजें यहाँ पे काफी जो ऊपर वाली लेयर है उसके अंदर प्रोमिनेंट होती हैं, उसका काफी रोल होता है। तो ट्रोपोस्फेयर पता चल गया, काफी सारी लेयर से बनी हुई है। ट्रोपोस्फेयर की हाइट को लेकर के देखो, थोड़ा सा ध्यान रखना कि ट्रोपोस्फेयर की जो हाइट है वो आपने देखा होगा, पढ़ा तो होगा अगर ये टॉपिक। तो ट्रोपोस्फेयर ये सबसे पहले है ग्राउंड सरफेस, ठीक है। यहाँ पे देख लो, लेट्स इमेजिन दिस इज इक्वेटर एंड दिस इज पोल, ठीक है। ये मैंने इक्वेटर बनाया है, 0 डिग्री इक्वेटर, और ये पोल है, ठीक है। अर्थ का ये वाला पोल है, दिस इज पोल्स, और ये है इक्वेटर। इक्वेटर पे ग्राउंड सरफेस पे कितना टेम्परेचर होगा, इक्वेटर पे हम ग्राउंड सरफेस पे अगर एवरेज टेम्परेचर लिखें 25 डिग्री सेल्सियस है ना, इक्वेटर पे 25 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ से जब हम ऊपर जाते हैं तो ट्रोपोस्फेयर कहाँ तक एक्सटेंड करती है, ट्रोपोस्फेयर जो है विच एक्सटेंड्स अप टू 16 किलोमीटर्स एट इक्वेटर एंड 6 किलोमीटर एट पोल्स। पोल्स पे ट्रोपोस्फेयर 6 किलोमीटर होती है, या फिर 8 किलोमीटर्स कह दो, और जो इक्वेटर है वहां पे इसकी जो हाइट है विच इज 16 किलोमीटर, और यू कैन से 18 किलोमीटर एवरेज हाइट हमने ली है, ठीक है ना। ये ऐसा नहीं है कि ये सेम होती है सब जगह पर, यहाँ पे भी वेरिएशन होता है, वेरिएशन सीजन टू सीजन वेरिएशन होता है। जैसे कि अगर समर्स की बात करें तो समर्स में ट्रोपोस्फेयर की हाइट सबसे ज्यादा होती है इक्वेटर के ऊपर, और जो विंटर्स में जो हाइट है वो ट्रोपोस्फेयर की कम होती है। व्हाट इज द रीजन, नाउ यू आर गोइंग टू टेल मी कि क्या रीजन होता है जिस वजह से ट्रोपोस्फेयर जो है विच इज एट अ ग्रेटर हाइट, मतलब उसकी हाइट जो है वो काफी ज्यादा होती है इक्वेटर पे, एंड व्हाई इट इज नॉट एज ग्रेट एज ऑन पोल्स। क्या रीजन होता है, सोचो, दिमाग लगाओ, क्या रीजन हो सकता है इसका। इसका रीजन होता है कन्वेक्शन एक्टिविटी, कन्वेक्शन करंट्स, है ना। कन्वेक्टिव फोर्सेस जो हैं वो सबसे ज्यादा कहाँ पे होती हैं, वो आपको इक्वेटर पे सबसे ज्यादा मिलेंगी। क्यों होती हैं, बिकॉज ऑफ द इंटेंस इंसोलेशनल हीटिंग। जब सन रेज
जो जैसे ग्राउंड पे पड़ती हैं, है ना, तो जो सन रेज हैं, इंटेंस इंसोलेशनल एक्टिविटी, उस वजह से हीटिंग जो है वो इक्वेटर की बहुत ज़्यादा होती है। अब वहाँ पे क्या है, जो लाइटर एयर है, जो एयर है दैट विल गेट वार्म अप। अब वार्म होकर के एयर लाइट हो जाएगी, दैट इट टेंड्स टू राइज, तो कन्वेक्टिव करंट्स बनेंगे, है ना। कन्वेक्शन पता होगा आई होप क्या होता है। सपोज किसी को अगर नहीं पता कन्वेक्शन, तो क्योंकि आगे वर्ड आएंगे कन्वेक्शन और कंडक्शन, तो जिसे नहीं पता उसे एक बार बहुत ही लेमेन्स एग्जाम्पल से बता देती हूँ कंडक्शन और कन्वेक्शन होता क्या है। देखो, कंडक्शन और कन्वेक्शन दोनों ही हीट ट्रांसफर करने की जो हीट ट्रांसफर की एक प्रोसेस है, ठीक है ना, इसके थ्रू हीट ट्रांसफर होती है। अब एग्जाम्पल ये देखो, आपने एक कोई स्टील का पैन है या फिर बर्तन ले लो, उसके अंदर पानी डाल करके, हैंडल वाला बर्तन स्टील का, उसे आपने पानी डाल करके गैस पे चढ़ा दिया, ठीक है। चाय वाय बनाते हो, पता ही होगा इतना तो, है ना। तो आपने उसे, अब चाय बनानी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ हमने ये पतीला केवल चढ़ाया है, इसके ऊपर जो बर्तन है उसके अंदर पानी डाल करके। अब आप थोड़े टाइम में देखोगे गैस अगर ऑन करते हो तो ये जो हैंडल है वो गर्म हो जाता है। अब जो हैंडल है वो गर्म हुआ है, दैट इज थ्रू कंडक्शन मैकेनिज्म। व्हाई कंडक्शन? बिकॉज यहाँ पे क्या है, जो हीट का ट्रांसफर हो रहा है वो डायरेक्ट ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल्स का मतलब मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है, या मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट नहीं हो रहा। अब जैसे पानी है, उसके अंदर पानी जो है उसमें आप देखोगे कि धीरे धीरे वो गर्म बॉयल होना शुरू होगा, तो फिर उसके बाद में इवेपोरेशन होना शुरू हो जाएगा। और अगर थोड़ा आपने पानी लिया है, काफी देर तक उसे गर्म कर रहे हो, देन यू विल रियलाइज कि वो पानी बिल्कुल सूख जाए, मतलब वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, वहां पे वो सारा इवेपोरेट हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब है कि कन्वेक्शन के थ्रू जो ट्रांसफर हो रहा है हीट का, उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो लिक्विड है, उसका फ्लूइड है, उसका मूवमेंट हो रहा है साथ साथ में, है ना। जबकि कंडक्शन में ऐसा नहीं है, कंडक्शन में ये मूवमेंट नहीं हो रहा, कंडक्शन में जस्ट डायरेक्ट ट्रांसफर हो रहा है हीट का, बॉडी से, एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर, एंड फ्रॉम द वार्मर बॉडी टू द कोल्डर बॉडी। ठीक है, क्लियर हो गया कंडक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन क्या होता है। तो जनरली क्या होता है, इक्वेटर पे क्योंकि जो लैंड सरफेस है वो बहुत जल्दी हीट अप हो जाती है, और इंटेंस इंसोलेशन आपको इक्वेटर पे मिलती है, इक्वेटर पे इंसोलेशनल हीटिंग बहुत ज़्यादा होती है, तब वहाँ पे क्या होगा, जो वार्म एयर, जो एयर है, जो मतलब वाटर है, दैट टेंड्स टू राइज इन द सेंस कि भाई जो एयर है वो वार्म हो जाएगी, है ना, इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा, पानी वार्म होगी, मतलब, एंड देन लाइट एयर जो है दैट टेंड्स टू राइज, लाइट एयर ऊपर की तरफ जाएगी, राइज करेगी, तो कन्वेक्टिव करंट्स बनेंगे, उसे ही कन्वेक्शन बोला जाता है। ठीक है, तो ये कन्वेक्शन की जो एक्टिविटी अभी समर्स में सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि समर्स में हीटिंग ज्यादा होती है ना, तो कन्वेक्शन फोर्स जो है वो बहुत स्ट्रांग होगा इक्वेटर पे। अब बहुत स्ट्रांग होगा इक्वेटर पे, इस वजह से इक्वेटर पे ट्रोपोपॉज की जो हाइट है विच इज एज हाई एज 16 to 18 किलोमीटर्स, इतनी हाई होती है इसकी। और पोल्स पे कम क्यों होती है? पोल्स पे देखो क्या होता है, पोल्स पे सबसाइडेंस हो रहा है, एयर की सिंकिंग हो रही है। एक तो वहां पे इंसुलेशन वैसे ही कम है ना, इंसुलेशन कम है, कूल ड्राई कंडीशन है, ड्राई कंडीशंस में क्या होता है, एयर जो है दैट टेंड्स टू सिंक, तो वो सबसाइड करती है। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन कि यहाँ पे कन्वेक्टिव एक्टिविटीज जो है वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती हैं, आई मीन वीक होती हैं, और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होता है, सबसाइडेंस होता है, इस वजह से यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर ट्रोपोस्फेयर की जो लेयर है विच इज फाउंड अप टू, वो आपको थोड़ी सी यहाँ के कंपैरिजन में कम मिलती है, मतलब 6 to 8 किलोमीटर्स। इसके और भी कई रीजंस हैं, और भी कई रीजन, जैसे कि ग्रेविटी इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन। अगर आप पोल्स पे देखो तो पोल्स पे मैक्सिमम ग्रेविटी होती है, ग्रेविटी एक्चुअली इंक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स। ठीक है, अब पोल्स के ऊपर मैक्सिमम ग्रेविटी होगी, तो अब ग्रेविटेशनल पुल की वजह से अब पोल्स क्या करेंगे, पोल्स एक्चुअली में जो पोलर सरफेस है, जो अर्थ है ना, जैसे ये यहाँ पे देखो, दिस इज द अर्थ, मैंने बिल्कुल स्फेरॉइड बना दी है बट ऐसी है नहीं, ठीक है, जियोइड शेप है। तो ये जैसे पोल्स हैं, ये पोल्स हैं और ये बीच में इक्वेटर है, ठीक है ना। तो पोल्स पे क्या है, अब ये पोल्स है क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है मैक्सिमम है, सो इट एक्सर्ट्स अ पुल, वो एटमॉस्फेयर के ऊपर एक पुल एक्सर्ट करेगा, एंड एटमॉस्फेयर जो है विच टेंड्स टू कॉन्ट्रैक्ट मोर, अब वो और ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इस वजह से यहाँ पे दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन, इस वजह से यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है वो मतलब ट्रोपोस्फेयर की जो हाइट है वो ज्यादा नहीं होती है, वो कम होती है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, इट स्ट्रेंथन द कॉन्ट्रैक्शंस। ठीक है, एक और रीजन होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स।
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, देखो अर्थ जो है वो रोटेट करती है ना, आपको पता है अर्थ की जो स्पीड है, रोटेशनल स्पीड है, वो मैक्सिमम कहाँ पे है, अर्थ की रोटेशनल स्पीड जो है विच इज मैक्सिमम एट द इक्वेटर। सो बिकॉज ऑफ दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से जो एटमॉस्फेयर है दैट टेंड्स टू बल्ज आउट, वो क्या होता है, इक्वेटर पे हम बात कर रहे हैं, सो दैट टेंड्स टू बल्ज आउट ड्यू टू फ्रिक्शन एंड आपकी जो कोरियोलिस फोर्स है। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन की जो थिकनेस है वो आपकी ट्रोपोस्फेयर की यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर की इक्वेटर पे ज्यादा होती है। सो आई होप नाउ इट इज क्लियर कि ट्रोपोस्फेयर के ऊपर जो मतलब कि वाई हाइट ऑफ ट्रोपोस्फेयर इज ग्रेटर एट द इक्वेटर एंड वाई इट इज वेरी लेस एट द पोल्स। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। ट्रोपोस्फेयर में एक चीज और ध्यान रखना, ट्रोपोस्फेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बायोलॉजिकल एक्टिविटीज, क्योंकि जितना भी मेटेरोलॉजिकल फिनोमिना होता है दैट रिमेन कन्फाइंड अप टू ट्रोपोस्फेयर। वेदर फिनोमिना, मेटेरोलॉजिकल मतलब जैसे वेदर फिनोमिना जैसे कि इवेपोरेशन प्रोसेस, कंडेंसेशन हो गया, क्लाउड फॉर्मेशन, क्लाउड नियरली एब्सेंट होते हैं ऊपर, बट कुछ टाइप स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्लाउड्स मिलेंगे, उसकी बात करेंगे हम लोग बाद में, बट जनरली क्लाउड फॉर्मेशन जो है दैट फिनोमिना कन्फाइंड अप टू ट्रोपोस्फेयर। इसके अलावा प्रेसिपिटेशन के अंदर आपका रेनफॉल हो गया, प्रेसिपिटेशन के और भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, स्नोफॉल, फॉग एंड उसके अलावा फ्रॉस्ट, ये सब प्रेसिपिटेशन के टाइप है। थंडर जो है, लाइटनिंग है, दे ऑल रिमेन कन्फाइंड अप टू ट्रोपोस्फेयर। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि यहाँ तक होता है। और इसके बाद में इसलिए हम लोग प्रैक्टिकल पर्पस के लिए अगर एटमॉस्फेयर की हाइट लेते हैं ना तो हम 18 किलोमीटर लेते हैं, क्योंकि सारा फिनोमेना तो इसके नीचे ही है। इस वजह से ट्रोपोस्फेयर में एक चीज, टेम्परेचर जो है वो एल्टीट्यूड के साथ में कम होता है। अब टेम्परेचर जो है जैसे जैसे एल्टीट्यूड मतलब हाइट, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, जैसे जैसे एल्टीट्यूड इंक्रीज होता है, वैसे वैसे टेम्परेचर जो है दैट टेंड्स टू डिक्रीज, वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। कितना डिक्रीज से बोलते हैं, लैप्स रेट। कितना डिक्रीज होता है, 6.5 डिग्री सेल्सियस पर 1 किलोमीटर, या फिर 165 मीटर्स पर 1000 मीटर, सॉरी, है ना। तो इतना टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होता है, मतलब कि अगर आप 1 किलोमीटर ऊपर गए तो 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसे बोला जाता है लैप्स रेट, कि इतना टेम्परेचर जो है वो लैप्स कर गया है। ये पॉजिटिव लैप्स रेट होती है बिकॉज एल्टीट्यूड के साथ साथ में टेम्परेचर जो है विच डिक्रीजेस, ठीक है। और अगर उल्टा हो, टेम्परेचर एल्टीट्यूड के साथ में बढ़ने लग जाए कम होने की बजाय, तो उसे बोला जाता है नेगेटिव लैप्स रेट। नाउ क्वेश्चन टू यू इज कि व्हाई दिस टेम्परेचर डिक्रीजेज विद द एल्टीट्यूड। टेम्परेचर डिक्रीज क्यों, ये सबको पता है कि डिक्रीज होता है, बट क्यों होता है, कभी सोचा है इस बारे में? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? देखो यूपीएससी में यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, और इनफैक्ट डेप्थ में जहाँ पे कहीं पे आपको ज्योग्राफी के एग्जाम्स वगैरह देखोगे तो वहाँ पे यू विल गेट टू नो कि क्वेश्चंस बहुत डेप्थ में से आते हैं। व्हाट इज द रीजन, क्यों टेम्परेचर जो है विच स्टार्टेड डिक्रीजिंग विद द एल्टीट्यूड? देखो एटमॉस्फेयर जो सन जो लाइट है ना, इंसोलेशन है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, इट फॉल अपॉन अर्थ, है ना। जैसे ही वो अर्थ पे आती है सो इट पासेस थ्रू द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर से पास होकर के ही आएगी, है ना। सन की जो रेज हैं वो यहाँ से एटमॉस्फेयर को पूरा पास करते हुए देन फिर उसके बाद में ग्राउंड सरफेस पे आएंगी। सो थ्रू दैट पैसेज, अब जब वो सन रेज हैं व्हेन दे आर पासिंग थ्रू द एटमॉस्फेयर, तो जो ट्रोपोस्फेरिक गैसेज होती हैं दे एब्जॉर्ब अ वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ हीट, वो कुछ खास सिग्निफिकेंट अमाउंट हीट का एब्जॉर्ब करती नहीं है। दैट्स वाई एटमॉस्फेयर जो है इट never heated from the above, atmosphere is always heated from the below. Why it is said, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपीएससी में कि टेम्परेचर कि एटमॉस्फेयर जो उसकी हीटिंग किस प्रकार से होती है, उसकी जो हीटिंग है वो फ्रॉम बिलो होती है। अब देखो क्या है, जो इंसोलेशन है इट फॉल अपॉन अर्थ, ग्राउंड के ऊपर फॉल की, तो ग्राउंड सरफेस जो है उसने हीट को एब्जॉर्ब कर लिया। अब आफ्टर सर्टेन टाइम ड्यू टू दिस ये जो कंडक्शन और कन्वेक्शन मैकेनिज्म है, इसके थ्रू ही जो ये हीट है इसका ट्रांसफर ग्राउंड सरफेस ट्रोपोस्फेरिक गैसेस के अंदर कर रही है, जो अबव लेयर एयर है उसके अंदर, है ना। अब जो एयर जो है विच इज नियर टू द ग्राउंड सरफेस, जो ग्राउंड सरफेस के पास में है वो जल्दी वार्म हो जाएगी क्योंकि ग्राउंड सरफेस वार्म है, और धीरे धीरे ये ऊपर ग्रेजुअली जाते जाते जो मतलब की है वो ठंडी होने लग जाएगी। व्हाई इट स्टार्टेड, क्योंकि क्या देखो क्या होता है, प्रेशर भी जो है ना
जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो प्रेशर भी आपका कम होने लग जाएगा, मतलब जो गैसेस का जो प्रेशर है वो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो भी कम होने लग जाएगा। वाई? बिकॉज डेंसिटी अब धीरे धीरे कम हो रही है गैसेस की, ठीक है। जैसे जैसे ऊपर जाओगे डेंसिटी कम होती जाएगी, डेंसिटी कम होगी तो प्रेशर कम होगा, मतलब कि जो लो प्रेशर होगा वहां पे, और फिर आपको यहाँ पे टेम्परेचर भी जो है वो भी कम होना शुरू हो जाएगा। सो दिस इज द रीजन कि धीरे धीरे ये जो टेम्परेचर है वो कम होता जाता है। नियर बाय ग्राउंड सरफेस के पास में जो एयर है वहां पे डेंसिटी भी एयर की कंपैरेटिवली ज्यादा होती है और एयर मॉलिक्यूल ज्यादा है, ग्राउंड की सरफेस के क्लोज है, और कंडक्शन मैकेनिज्म वैसे भी काफी स्लो मैकेनिज्म है, तो धीरे धीरे ही हीट का ट्रांसफर होता है। जैसे जैसे ऊपर लेयर्स के अंदर ट्रांसफर होता जाता है, एनर्जी जो है, हीट जो है वो और कम होती जाती है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? ट्रोपोस्फेयर, आई होप आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। ट्रोपोस्फेयर के बारे में हमने काफी सारी चीजें डिस्कस की हैं। अब देखते हैं ट्रोपोपॉज। दिस इज ट्रोपोपॉज। ट्रोपोपॉज जो है विच इज नॉट अ लेयर, एक्चुअली ये कोई ऐसा लेयर नहीं है, दिस इज अ ट्रांजिशन लेयर हम बोल सकते हैं ट्रोपोपॉज को। ट्रोपोपॉज इज अ ट्रांजिशन लेयर बिटवीन स्ट्रेटोस्फेयर एंड ट्रोपोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर, दिस इज द सेकेंड लेयर, स्ट्रेटोस्फेयर इज द सेकेंड लेयर, है ना। स्ट्रेटोस्फेयर सेकेंड लेयर है और ट्रोपोस्फेयर के बीच में एक ट्रांजिशन लेयर है। इसे एटमॉस्फेरिक लिड भी बोला जाता है क्योंकि इसी के नीचे सारा एटमॉस्फेरिक जो फिनोमिना है वो यहाँ पे कन्फाइंड रहता है, तो एटमॉस्फेरिक लिड भी ट्रोपोपॉज को बोला जाता है। ट्रोपोपॉज के अंदर एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ पे अभी जो टेम्परेचर है जो डिक्रीज हो रहा था एल्टीट्यूड के साथ में, इट सीजेस टू डिक्रीज, यानी कि टेम्परेचर जो है अब यहाँ पे ना तो इंक्रीज होता है एल्टीट्यूड के साथ में, ना ही डिक्रीज होता है, इट रिमेन कांस्टेंट। कोई बहुत बड़ा ये एरिया नहीं होता। देखो एक तो चीज ध्यान रखना कि ये जो एटमॉस्फेरिक लेयर्स है इसके अंदर कोई ऐसे हार्ड लाइन बाउंड्री नहीं है, कोई ऐसे प्रॉपर बाउंड्री नहीं है, ठीक है। ये वेरी करती है इनकी हाइट देखो स्पेशल और टेम्पोरल दोनों टाइप के वेरिएशन है। ये आपको इसका जो मतलब वेरिएशन है ट्रोपोपॉज का, वो आपको अकॉर्डिंग टू सी सरफेस टेम्परेचर कैसा है, लैटिट्यूड, लोकल फैक्टर्स, वेदर वगैरह, इन सब से रिलेटेड है। तो इस वजह से जो ट्रोपोपॉज की जो हाइट है वो आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग मिलेगी। अगर हम एवरेज इसकी विड्थ देखें ट्रोपोपॉज की तो वो होती है कुछ 1 से 1.5 किलोमीटर तक इसकी एवरेज विड्थ होती है, बिकॉज ट्रांजिशन लेयर है ना, तो 1 से 1.5 किलोमीटर तक यहाँ पे टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहता है, इट डजंट इंक्रीजेस हियर। इसके बाद में स्ट्रेटोस्फीयर में टेम्परेचर स्टार्टेड इंक्रीजिंग। इनफैक्ट at the initial lower layer of the stratosphere temperature remain constant, क्योंकि ये जो ट्रोपोपॉज और ये लोअर जो लेयर है स्ट्रेटोस्फीयर की, यहाँ पे टेम्परेचर जो है दैट रिमेन्स कांस्टेंट। फिर बाद में यहाँ पे टेम्परेचर स्टार्टेड इंक्रीजिंग। अब ट्रोपोस्फीयर की जो स्ट्रेटोस्फीयर की हाइट है वो कितनी होती है, स्ट्रेटोस्फीयर इज फाउंड अप टू 50 किलोमीटर्स, और स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर भी एक ये यहाँ पे इस तरीके से जोन है विच इज 32 किलोमीटर या फिर आपको 35 किलोमीटर भी मिलता है, ठीक है। 32 किलोमीटर, अब 16 टू 32 किलोमीटर है ये जो लेयर है स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर। यहाँ पे आपको ओजोन मॉलिक्यूल की अबंडेंस मिलती है। यहाँ पे क्या होता है, ओजोन मॉलिक्यूल की अबंडेंस होती है। इस वजह से ही यहाँ पे इस लेयर में टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ओजोन। अब ये जो लेयर है इसे चैपमैन लेयर भी बोलते हैं, बिकॉज चैपमैन हैज डिस्कवर्ड दिस। यहाँ पे ओजोन मॉलिक्यूल की अबंडेंस होने की वजह से और प्लस डेंसिटी जो है एयर की वो काफी कम होने की वजह से दिस लेयर इज जो ये लेयर है दिस एक्चुअली अब्जॉर्ब्स द यूवी रेडिएशन। जो सन से जो यूवी रेडिएशंस आ रही हैं उसे अब्जॉर्ब कर लेती है, प्लस डेंसिटी कम है, इस वजह से यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। विद एल्टीट्यूड टेम्परेचर स्टार्टेड इंक्रीजिंग इन दिस लेयर। ट्रोपोस्फेयर के ये अपने स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर टेम्परेचर जो है वो एल्टीट्यूड के साथ में बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। टेम्परेचर स्टार्टेड इंक्रीजिंग विद द एल्टीट्यूड इन स्ट्रेटोस्फेयर। व्हाई टेम्परेचर स्टार्टेड इंक्रीजिंग? बिकॉज ऑफ द अबंडेंस ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल्स। ओजोन मॉलिक्यूल्स जो हैं दे एब्जॉर्ब द यूवी रेडिएशंस एंड प्लस डेंसिटी भी यहाँ पे एयर की कम होती है, इस वजह से यहाँ पे जो मतलब कि टेम्परेचर है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। ट्रोपोपॉज पे जो टेम्परेचर है वो कितना होता है, देखो एवरेज टेम्परेचर इज -57 डिग्री सेल्सियस, बट अगर हम
ये मैंने एवरेज बताया है, ये अलग अलग होता है। जैसे कि इक्वेटर पे यू विल फाइंड सीजन टू सीजन अलग होता है, -70 डिग्री सेल्सियस, -60 डिग्री सेल्सियस, है ना, वहां पे आपको -45 डिग्री सेल्सियस, इस प्रकार से। तो एवरेज जो है विच इज -57 डिग्री सेल्सियस। अब -57 से ये यहाँ पे बढ़ते बढ़ते 50 किलोमीटर, जो कि मतलब स्ट्रेटोस्फेयर का जो ये लाइन है, स्ट्रेटोपॉज कह दो इसे, यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है। कितना हो जाता है? 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है। एक चीज का ध्यान रखना, स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर यहाँ पे जो कंडीशंस होती है, यहाँ पे बहुत ही लिटिल वर्टिकल एज कोई बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं होता है एयर का, बहुत काम कंडीशंस होती हैं, ड्राई कंडीशंस प्रिवेल करती हैं। और स्ट्रैटिफाइड लेयर है, ठीक है ना। स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर, लोअर स्ट्रेटोस्फेयर पे यू विल फाइंड सर्टेन टाइप ऑफ क्लाउड्स। कई बार कन्वेक्शन मैकेनिज्म की वजह से जो हाई क्लाउड्स होते हैं, अगर आपने क्लाउड्स का क्लासिफिकेशन पढ़ा हो, सो यू मस्ट बी अवेयर ऑफ कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्लाउड्स इन द डिफरेंट लोअर, मिडल और हायर लेवल के जो क्लाउड्स होते हैं। समटाइम्स जो हायर लेवल ऑफ क्लाउड्स होते हैं, जैसे सिरस क्लाउड या फिर मतलब मदर ऑफ पर्ल क्लाउड या फिर नेक्रस क्लाउड कह दो, यू विल फाइंड दिस टाइप ऑफ अ क्लाउड इन द लोअर स्ट्रेटोस्फेयर। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि नेक्रस क्लाउड्स जो है दे आर फाउंड इन विच लेयर। सो यू मस्ट से स्ट्रेटोस्फेयर अगर है तो स्ट्रेटोस्फेयर उसका आंसर होगा, बिकॉज लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में यू विल फाइंड नेक्रस क्लाउड्स। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। और जो एरोप्लेन्स वगैरह है, एरोप्लेन्स जो हैं और जो गैस बलून्स होते हैं, दे ऑल्सो फ्लाई अबव ट्रोपोपॉज। वो ट्रोपोपॉज के जस्ट अबव ही, या आप कह दो लोअर स्ट्रेटोस्फेयर, यहाँ पे ये फ्लाई करते हैं। ठीक है, तो बलून्स जो हैं और एरोप्लेन्स जो हैं वो आपका यहाँ पे फ्लाई करते हैं। वाई नॉट इन द ट्रोपोस्फेयर? क्यों यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर में क्यों नहीं? टू अवॉइड द एयर पॉकेट्स। एयर पॉकेट्स को अवॉइड करने के लिए दे फ्लाई अबव ट्रोपोपॉज। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आई होप यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, है ना। स्ट्रेटोस्फेयर से अब हम नेक्स्ट लेयर की बात करते हैं, विच इज मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर और इसके ऊपर होती है फिर थर्मोस्फेयर। मीजोस्फेयर की हाइट कहां तक है? मीजोस्फेयर की हाइट है अप टू 80 किलोमीटर। 50 to 80 किलोमीटर तक आपको मीजोस्फेयर मतलब की मिलती है। मीजोस्फेयर की जो हाइट है विच इज फ्रॉम 50 to 80 किलोमीटर्स इन द एटमॉस्फेयर। अब 80 किलोमीटर, 50 to 80 किलोमीटर, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एल्टीट्यूड के साथ में टेम्परेचर अगेन स्टार्टेड डिक्रीजिंग। व्हाई इट अगेन स्टार्टेड डिक्रीजिंग? बिकॉज अब यहाँ पे ओजोन की अबंडेंस नहीं है। देखो, एक चीज अपने माइंड में क्लियर रखना, ऐसा नहीं है कि ओजोन सिर्फ इसी यहीं पे ही पाई जा रही है और बाकी भाई कहीं पे भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ओजोन जो है इट इज डिस्कवर्ड अप टू 80 किलोमीटर्स तक मिलती है ओजोन, बट अबंडेंस इसकी यहाँ पे ज़्यादा है। और अगर हम पर्टिकुलरली किसी एक लोकेशन की बात करें तो 22 किलोमीटर पे मैक्सिमम अबंडेंस होती है, जो मैक्सिमम जो ओजोन है विच इज़ फाउंड एट अ हाइट ऑफ 22 किलोमीटर्स। ठीक है, तो अबंडेंस यहाँ पे है, बट रिलेटिव वो कहते हैं ना, बहुत स्मॉल प्रपोर्शन में आपको 80 किलोमीटर्स तक ओजोन मिलेगी। मीजोस्फेयर इज अ वेरी काम लेयर, बहुत ही काम लेयर होती है इन द सेंस कि यहाँ पे बहुत काम कंडीशंस होती है। बिकॉज जो जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो डेंसिटी और कम होती जा रही है एयर की, है ना, तो बहुत ही फीबल जो एयर होती है, लाइट फीबल एयर होती है, तो इस वजह से यहाँ पे बहुत ही लाइट और काम कंडीशंस है। अब टेम्परेचर अगेन स्टार्टेड डिक्रीजिंग। व्हाई इट स्टार्टेड डिक्रीजिंग? बिकॉज अब यहाँ पे ऐसा कोई यूवी रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा। यहाँ पे तो ओजोन थी, तो एब्जॉर्प्शन हो रहा था, उसकी वजह से, हीट की वजह से यहाँ पे क्या था, मतलब टेम्परेचर जो था वो इंक्रीज हो रहा था। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है। और मीजोस्फेयर एट 80 किलोमीटर्स यू विल फाइंड अ जोन विच इज मीजोपॉज। इसे बोलते हैं मीजोपॉज। यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज होता होता कितना हो जाता है? मीजोपॉज में टेम्परेचर कितना हो जाता है? -90 डिग्री सेल्सियस। अब ये -90 डिग्री सेल्सियस मैंने लिखा है, सो ये एवरेज है। ठीक है ना, -100 to -130 डिग्री सेल्सियस तक भी जाता है। एवरेज मैंने -90 डिग्री सेल्सियस लिखा है। सो दिस टेम्परेचर, ये जो टेम्परेचर है -90 डिग्री सेल्सियस, सो दैट्स व्हाई दिस इज द कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर। मीजोस्फेयर में दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, एक तो मीटियोर बर्निंग एंड सेकंड थिंग इज नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड्स। देखो क्या होता है कि सबसे पहले तो हम मीटियोर की बात करते हैं। आपने 3 वर्ड सुने होंगे, अगर सुने हैं तो
मीटियोरॉइड, मीटियोर, मीटियोराइट। ये क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ है यूपीएससी के अंदर ही। अब ये तीनों में डिफरेंस क्या होता है? देखो, मीटियोरॉइड्स जो हैं दे आर द रॉक फ्रैगमेंट्स, रॉक पार्टिकल्स, रॉक फ्रैगमेंट्स है विच इज रिवॉल्विंग इन द आपका जो आउटर स्पेस है वहां पे, वो होते हैं मीटियोरॉइड। जैसे एस्टेरॉइड्स होते हैं ना, मार्स जुपिटर के बीच में एस्टेरॉइड बेल्ट आपको पता होगा, तो एस्टेरॉइड्स होते हैं उनसे काफी मतलब छोटे साइज के होते हैं, काफी छोटे साइज के मीटियोरॉइड्स। मीटियोरॉइड्स जो है दे आर द फ्रैगमेंट्स ऑफ रॉक्स एंड ऑल। तो ये क्या करते हैं, समटाइम्स दे एंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर। जब ये हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करेंगे, बिकॉज रोटेशन जो है वो काफी फास्ट स्पीड से होता है, सो हाई स्पीड से जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करते हैं, देन ड्यू टू फ्रिक्शन दे बर्न अप। फ्रिक्शन की वजह से ये बर्न हो जाते हैं। इसी वजह से हमें कई बार आसमान में आपने देखा होगा टूटता तारा दिखता है ना, शूटिंग स्टार। सो शूटिंग स्टार इज व्हाट, दे आर द मीटियोर्स। इसीलिए मीटियोर शावर के बारे में कई बार न्यूज में आता है, मीटियोर शावर है ना, तो वो यही चीज है, उसे बोला जाता है मीटियोर। मीटियोर मतलब जब वो एटमॉस्फेयर के अंदर, मीटियोरॉइड जो हैं वो एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करते हैं, दे गेट बर्न अप, वो बर्न हो जाते हैं। शूटिंग स्टार उसे बोला जाता है मीटियोर। समटाइम इट हैपेंस, कई बार होता है कि जो मीटियोरॉइड है दे सर्वाइव द पैसेज ऑफ एटमॉस्फेयर। आपने सुना ना, कई बार उल्का पिंड गिर जाता है ना, हम ऐसे बोलते हैं, मतलब आपने से बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हैं कि जहाँ पे इस तरीके की लेक्स का फॉर्मेशन हुआ है बिकॉज ऑफ द मीटियोर फॉल की वजह से, मीटियोराइट फॉल की वजह से। तो वही है, कई बार ये जो मीटियोरॉइड्स होते हैं दे सर्वाइव द पैसेज ऑफ एटमॉस्फेयर, और वो ग्राउंड पे यानी कि जमीन पे आकर के गिर जाते हैं, तो उसे बोला जाता है मीटियोराइट। तो ये इसके अंदर डिफरेंस है, ध्यान रखना। याद कैसे रखोगे, इसके अंदर टी है, टी फॉर टेरेस्ट्रियल, जमीन है ना, टेरेस्ट्रियल। तो टेरेस्ट्रियल से ध्यान रखना, जो टेरेस्ट्रियल मतलब जमीन पे आकर के गिर गए, दे सर्वाइव द पैसेज ऑफ द एटमॉस्फेयर, तो उसे बोला गया मीटियोराइट। क्लियर है यहाँ तक? तो ये मीटियोर्स हैं। अब मीटियोर्स की वजह से क्या है कि कई बार यहाँ पे, अब क्योंकि यहाँ पे मीटियोर बर्निंग होती है, तो इस वजह से जो ये लेयर है यहाँ पे आपको डस्ट पार्टिकल्स मिलेंगे, क्योंकि मीटियोर्स तो जो है, मीटियोरॉइड्स हैं दे आर द फ्रैगमेंट्स ऑफ रॉक्स है ना, तो यहाँ पे आपको डस्ट पार्टिकल्स मिलते हैं। और प्लस समटाइम इट हैपेंस ड्यू टू सम एक्सट्रीम कंडीशंस की वजह से कन्वेक्शन एक्टिविटी, जो हमने देखा था ना कि यहाँ पे कई बार कन्वेक्शन एक्टिविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि जो मॉइस्चर है दैट रीचेज अप टू मीजोस्फीयर। कोई ऐसे सर्टेन बाउंड्रीज तो है नहीं कि भैया अब यहाँ से ऊपर तो जा ही नहीं सकता, ऐसा तो है नहीं ना। तो कई बार यहाँ पे मॉइस्चर पहुंच जाता है। समटाइम व्हेन द मॉइस्चर रीचेज हियर, जब मॉइस्चर यहाँ पे पहुंचता है तो फिर क्या होता है, क्लाउड फॉर्मेशन होता है, क्योंकि यहाँ पे मॉइस्चर भी पहुंच गया और मॉइस्चर उसके साथ साथ में यहाँ पे सरफेस भी अवेलेबल है जिसके अराउंड कंडेंसेशन होगा। क्योंकि देखो सिर्फ मॉइस्चर से काम नहीं चलता। वाई? बिकॉज क्लाउड फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए, एक सरफेस चाहिए जिसे हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई बोलते हैं, जिसके अराउंड, जिसका साइज एटलीस्ट 11 माइक्रोन होना चाहिए, जिसके अराउंड कंडेंसेशन प्रोसेस होती है, क्लाउड फॉर्मेशन होता है। तो ये जो डस्ट होती है ना, डस्ट पार्टिकल, यहाँ पे भी ट्रोपोस्फेयर में भी डस्ट पार्टिकल्स, एरोसोल्स जो हैं दे प्रोवाइड द सरफेस फॉर द क्लाउड फॉर्मेशन, और यहाँ पे भी डस्ट पार्टिकल्स जो हैं दे प्रोवाइड द फॉर्मेशन ऑफ दे प्रोवाइड द सरफेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दीज टाइप ऑफ क्लाउड्स। तो इन क्लाउड्स का नाम होता है नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड, नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड्स। ठीक है, अब ये जो नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड्स हैं दे कैन बी ऑब्जर्व फ्रॉम द हायर लैटिट्यूड्स। हायर लैटिट्यूड से आप इन्हें ऑब्जर्व कर सकते हो, एंड दैट टू इन द समर्स के अंदर हायर लैटिट्यूड से इजीली ऑब्जर्व किए जाते हैं ये जो इस तरीके के क्लाउड्स होते हैं। सो मीजोस्फीयर के बारे में इतनी ही चीजें हैं, थोड़ा सा ध्यान रख लेना। मीजोस्फीयर के बारे में टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड्स और मीटियोराइट बर्निंग। इसके बाद में आता है थर्मोस्फीयर। देखो ये जो 3 लेयर्स हैं, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, इन तीनों को कंबाइनली क्या बोलते हैं, होमोस्फीयर। इसे बोला जाता है होमोस्फीयर। और मीजोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर, इन दोनों को बोला जाता है मिडिल पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर। मिडिल एटमॉस्फेयर अगर पूछा जाए विच 2 लेयर्स आर नोन एज अ मिडिल एटमॉस्फेयर, तो इन दोनों को कंबाइन, मीजोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर को मिलाकर के बोला जाता है मिडिल एटमॉस्फेयर। एंड दीज 3 लेयर्स आर नोन एज होमोस्फीयर। व्हाई होमोस्फीयर? बिकॉज यहाँ पे जो गैसेस हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ जो गैसेस हैं, मतलब उनकी एक होमोजेनिटी होती है। ठीक है ना, उनको एक होमोजेनस प्रपोर्शन के अंदर गैसेस होती हैं। बट
हेट्रोस्फीयर के अंदर ऐसा नहीं होता, ऊपर थर्मोस्फीयर जो है दैट इज हेट्रोस्फीयर, वहां पे गैसेस का प्रपोर्शन है वो अलग अलग हाइट के अकॉर्डिंगली वो बिल्कुल डिफरेंट होता जा रहा है। तो वो हम लोग बाद में देखेंगे कि हेट्रोस्फीयर में किस तरीके से होता है। होमोस्फीयर तक आई होप इट इज क्लियर टू यू। आई होप आपको ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर और इससे रिलेटेड ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। आज के इस वीडियो में हम लोग होमोस्फीयर ही कवर करेंगे, बिकॉज अदरवाइज वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, मुझे बहुत दिक्कत होगी अपलोड करने में, है ना। तो हेट्रोस्फीयर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप यू हैव लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो। इफ यू डू सो देन प्लीज डू शेयर इट एंड डू लाइक इट एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे कनेक्टेड, बाय।